गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हमने अमेरिका के संविधान की विशेषताओं को देखा, उसके पीछे के बैकग्राउंड को देखा और अमेरिका के संविधान को समझने का प्रयास किया। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, कार्यकाल क्या होता है, चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाता है और इसकी क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या स्थिति हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो सबसे पहले हम इसके कार्यकाल की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? कार्यकाल की चर्चा करते हैं। देखिए अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 4 वर्ष। कितना होता है? 4 वर्ष। हमारे यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें तो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन इसके साथ साथ में एक मिथक भी जुड़ा हुआ है, एक लॉजिक भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी होता है। स्थायी क्यों होता है ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है कि स्थायी क्यों होता है और भारत के प्रधानमंत्री का पद अस्थायी क्यों होता है। देखिए स्थायी और अस्थायी के पीछे एक बड़ा लॉजिक है। स्थायी है इसका मतलब यानी कि 4 वर्ष से पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता है। 4 वर्ष से पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता है। उसको केवल और केवल 3 कंडीशन के आधार पर ही उसको पद से हटाया जा सकता है। 3 कंडीशन कौन कौन सी होंगी? एक तो स्वयं त्याग पत्र दे दे। दूसरी कंडीशन क्या होगी? मृत्यु हो जाए। तीसरी कंडीशन क्या होगी? महाभियोग के द्वारा। यानी उसको केवल 3 कंडीशन में ही उसको 4 वर्ष से पूर्व हट सकता है या फिर हटाया जा सकता है। यानी कि उसको संसदीय व्यवस्था की तरह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। देखिए इसका मैंने पिछले वीडियो में भी विशेषताओं में मैंने आपको बताया था कि यानी कि अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पे क्यों काम नहीं होता है और अविश्वास प्रस्ताव के कारण ही उसका पद क्या होता है? स्थायी होता है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव इसलिए नहीं लाया जा सकता क्योंकि अगर राष्ट्रपति की बात करें वहाँ पे तो समस्त अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि अमेरिका की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है वहाँ पे कि अमेरिका की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो देखिए राष्ट्रपति में निहित होंगी तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव हमारे यहाँ पे तो अगर प्रधानमंत्री की बात करें वास्तविक कार्यपालिका की तो यहाँ पे तो संसद के द्वारा होता है, व्यवस्थापिका के द्वारा होता है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो व्यवस्थापिका के द्वारा नहीं होता है। इसलिए वहाँ की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। जब व्यवस्थापिका राष्ट्रपति को चुनने का कार्य नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। और जब व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगा तो व्यवस्थापिका राष्ट्रपति को हटा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हटा सकती। इसलिए राष्ट्रपति का पद स्थायी कहलाता है। देखिए अगर वो स्वयं त्याग पत्र देता है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। अगर कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पद रिक्त हो जाएगा। और तीसरा है अगर संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है तो महाभियोग के द्वारा क्या किया जा सकता है? पद से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, इस कारण से इसका जो
कार्यकाल होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। भारत में क्या होता है कि अस्थायी होता है। ठीक है, अब देखिए कार्यकाल के साथ में कुछ तथ्य और भी जुड़े हुए हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति केवल दो बार चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, लेकिन 1940 की बात करें, 1940 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1940 में तीसरी बार चुनाव लड़ा और 1944 में चौथी बार चुनाव लड़कर इस परंपरा को तोड़ दिया। यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि चौथे सत्र के लिए भी राष्ट्रपति चुने गए थे। ये क्वेश्चन एक बार 2016 की नेट की एग्जाम में पूछा गया था कि अमेरिका का ऐसा राष्ट्रपति कौन सा है जो चौथे सत्र के लिए भी चुना गया था। तो उसमें क्या आ जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आ जाएंगे, जो 1940 में तीसरी बार चुनाव लड़े और 1944 में चौथी बार चुनाव लड़े। हालांकि वो चौथी बार में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, बीच में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर बाद में संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में 22वां संशोधन 1951 में 22वां संविधान संशोधन किया गया। 22वां संविधान संशोधन किया गया और ये तय किया गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार चुनाव लड़ सकता है, 2 बार क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार से ज़्यादा चुनाव लड़े हैं और यानी कि चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आ जाएगा। ठीक है, 1951 में क्या किया गया, 1951 में 22वां संविधान संशोधन पारित किया गया और यह तय किया गया कि 2 बार ही राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं हो सकता, या चुनाव नहीं लड़ सकता। देखिए बराक ओबामा थे, अगर वो तीसरी बार अगर चुनाव लड़ते तो वो विजयी होते, क्योंकि उनका कार्यकाल था, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत बढ़िया थी, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी छवि बढ़िया थी। डोनाल्ड ट्रंप की अगर वर्तमान में बात करें तो उनसे तो काफ़ी अच्छे वो माने गए हैं राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ है कि 2 बार ही चुनाव लड़ पाए और दोनों बार में वो राष्ट्रपति बने, लेकिन तीसरी बार में वो चुनाव नहीं लड़ पाए, क्योंकि ये संविधान में प्रावधान कर दिया गया था। देखिए राष्ट्रपति के स्थिति और शक्तियों को देखते हुए लॉस्की ने क्या कहा है। लॉस्की एक विचारक है जो कि बहुलवादी विचारक हैं। इन्होंने कहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक राजा से कम व अधिक दोनों है तथा वह साथ में प्रधानमंत्री से कम व अधिक दोनों है। यानी कि एक राजा से अगर बात तुलना करें तो वो कम भी है और अधिक भी है, और अगर प्रधानमंत्री की से इनकी तुलना करें तो ये प्रधानमंत्री में की तुलना में कम भी हैं और अधिक भी हैं। लॉस्की का ये कोटेशन भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लिए। अब आगे देखते हैं उत्तराधिकारी। अगर इसके उत्तराधिकारी की बात करें उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो उत्तराधिकारी जैसे मान लीजिए कि पद अगर कार्यकाल के दौरान रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, उपराष्ट्रपति क्या करेगा, उसके पद के ऊपर आसीन हो जाएगा। यानी कि उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल ग्रहण कर लेगा। ठीक है, उत्तराधिकार के बाद में अगर हम बात करें, शपथ की बात करें तो शपथ कब लेता है, 20 जनवरी को। अमेरिका का राष्ट्रपति हमेशा 20 जनवरी को ही शपथ लेता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी के एग्जामों में पूछा गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ कब लेता है, तो कब आ जाएगा, 20 जनवरी आ जाएगा। देखिए अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हैं उन्होंने 20 जनवरी को शपथ ली है। कई बार क्या हुआ कि जैसे 20 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश हुआ तो 20 जनवरी को औपचारिक रूप पे लेगा और 21 जनवरी को भी फिर उसको शपथ लेनी पड़ेगी। ये पहले भी हुआ है। ठीक है, अगर इनके चुनाव की बात करें, शपथ हो गया, शपथ कब लेते हैं ये, 20 जनवरी को। ठीक है, अगर चुनावों की बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव की अगर बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखिए ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल है। कई बार हमने पुस्तकों में हमारे को देखने को मिलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली को कई बार तो अमेरिकी लोग भी नहीं समझ पाते हैं।
ठीक है, क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया लगती है ये, लेकिन हम आपको आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे इसको, ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में सटीक तरीके से ऐड हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखिए, अगर चुनाव की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। देखिए, हमारे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है ना, वो भी एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। लेकिन बात यहाँ पे ये देखने वाले कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। अगर वहाँ के निर्वाचक मंडल की बात करें तो उसके निर्वाचक मंडल में व्यवस्थापिका के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, यानी कि व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। अगर यही बात भारतीय दृष्टिकोण से देखी जाए तो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो देखिए निर्वाचक मंडल में फिर कौन होंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल की बात करें तो कौन होंगे? तो वहाँ पे क्या होगा? देखिए, वहाँ की जो कांग्रेस है, ठीक है, तो कांग्रेस के 2 सदन हैं। कौन कौन से हैं? प्रतिनिधि सभा, दूसरा है सीनेट। सीनेट में कितने सदस्य हैं? 100। प्रतिनिधि सभा में कितने हैं? 435। ठीक है, देखिए सीनेट में 50 राज्य हैं, वहाँ पे 50 राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है वहाँ पे। तो एक राज्य से 2 प्रतिनिधि जाते हैं, तो 50 × 2 तो कितने हो जाएंगे? 100। प्रतिनिधि सभा में कितने हैं? 435। देखिए, यहाँ पे एक कोटेशन, एक लाइन मैं बोलूँगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो लाइन कई बार एग्जामों में बहुत बार पूछी जाती है। नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम हो गई, कॉलेज व्याख्याता की एग्ज़ाम हो गई, या फिर यूपीएससी की एग्ज़ाम हो गई, या फिर आरएस की बात करें, जो भी कंपटीशन वाले जिसमें अमेरिका का अगर संविधान प्रचलित है तो वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बहुत ही अच्छी तरीके का। तो उस लाइन से क्वेश्चन बना के भी कई बार दे देता है एग्ज़ाम में। तो देखिए, इसमें एक लॉजिक है कि निर्वाचक मंडल की संख्या कितनी होगी। अगर इसकी संख्या की बात करें तो इसमें संख्या में आ जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में प्रतिनिधि सभा और सीनेट की संख्या के बराबर सदस्य होंगे। यानी कि अमेरिका की जो कांग्रेस है उसके जो सदस्य हैं उसकी सदस्य की संख्या के बराबर कितने सदस्य होंगे? निर्वाचक मंडल में भी उतने ही सदस्य होंगे जितने कि वहाँ की कांग्रेस में सदस्य हैं। अब आपसे पूछा जाए कि निर्वाचक मंडल में कितने होंगे, तो देखिए 435 + 100 + 3 तो 538 सदस्य हो गए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हो गए? 538 सदस्य, यानी कि ये 538 सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। क्यों? क्योंकि बात क्या हो रही है यहाँ पे कि निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होंगे और कौन होंगे, तो उस राज्य से उतने सदस्य होंगे जितने कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्य होते हैं। तो प्रतिनिधि सभा में कितने हो गए? 435, सीनेट में कितने हो गए? 100, और ये 3 सदस्य होते हैं वो वाशिंगटन डीसी के होते हैं। ये जो कि 51वां स्टेट के रूप में इसको अभी बातचीत चल रही है, एक नया उभर के आया है, जैसे अपने दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश उस तरीके से, तो 3 सदस्य इसके बीच में शामिल हो जाएंगे। तो 538 सदस्य क्या होंगे? निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये 435, 100 और 3 ये सदस्य 538 तो अलग हैं, और ये कांग्रेस के सदस्य हैं व्यवस्थापिका के, ये अलग हैं। यानी कि व्यवस्थापिका के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, इसके निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन ये जो 538 सदस्य होते हैं, पहले इनका चुनाव होता है जनता के द्वारा, फिर ये कैंडिडेट क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और इन सदस्यों का काम इतना ही है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव करवाने के बाद में इनकी जो स्थिति होती है वो सामान्य हो जाती है, यानी कि नॉर्मल सदस्य हो जाते हैं। इनका और कोई काम नहीं होता है। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के अगर चुनाव की बात करें तो वहाँ पे व्यवस्थापिका के सदस्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव में शामिल नहीं होते हैं, अर्थात उसके निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में उतने ही सदस्य होते हैं जितना कि वहाँ की कांग्रेस में के दोनों सदनों में सदस्य होते हैं। ऐसे जनता क्या करती है? उतने सदस्यों का क्या करती है? चुनाव करती है, या फिर सरकारी चुनाव करवाती हैं, और फिर वो किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।
इस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है। देखिए, मान लीजिए कि कंडीशन ऐसी आ जाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो क्या होगा? स्पष्ट अगर बहुमत नहीं मिलेगा तो क्या होगा? देखिए, वैसे चुनावों की औपचारिक घोषणा अगर करती है वहां पे तो कौन करती है? सीनेट। सीनेट क्या करती है? वोटों की गिनती करती है और चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव की, यानी कि जो उम्मीदवार जो जीतता है, जो कैंडिडेट विजयी होता है, उसके चुनाव जीतने की औपचारिक घोषणा करती है। तो कौन कर रहा है काम यहाँ पे? सीनेट कर रही है। अगर किसी कैंडिडेट को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि उसका चुनाव कौन करेगा? प्रतिनिधि सभा करेगी। कौन करेगा? प्रतिनिधि सभा करेगी। क्या फॉर्मूला होगा? अगर मान लीजिए कि 7 या 8 कैंडिडेट चुनाव में भाग ले रहे हैं और किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, और नहीं मिला तो क्या होगा? सीनेट क्या करेगी? ऐसे 3 कैंडिडेट, 3 प्रत्याशी जिनको सर्वाधिक वोट मिले हैं, जिनको सर्वाधिक वोट मिले हैं, सर्वाधिक मत मिले हैं, उनके नाम किसको भेजेगी? प्रतिनिधि सभा में भेजेगी। और प्रतिनिधि सभा में क्या होगा? इनका राज्यवार मतदान होगा। राज्यवार मतदान होगा यानी कि 50 मत पड़ेंगे, कैंडिडेट कितने भी हों, लेकिन एक राज्य का एक मत गिना जाएगा। एक राज्य और क्या होगा? एक मत होगा। इस प्रकार 50 राज्यों के प्रतिनिधि हैं, तो जिस कैंडिडेट को 26 मत प्राप्त हो जाएंगे वो क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। ये फॉर्मूला कब होगा? जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनावों की औपचारिक घोषणा जो विजयी कैंडिडेट होता है उसकी जो जीत की घोषणा कौन करती है? सीनेट करती है। चुनाव संबंधित काम सीनेट करेगी। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सीनेट क्या करती है कि 3 प्रत्याशियों के नाम किसको भेजती है? प्रतिनिधि सभा को भेजती है। और प्रतिनिधि सभा में क्या होता है कि उसमें राज्यवार मतदान होता है। और जब राज्यवार मतदान होगा तो क्या होगा? एक राज्य का एक मत गिना जाएगा। इस प्रकार से अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। तो जिस कैंडिडेट को 3 में से जिस कैंडिडेट को 26 मत प्राप्त हो जाएंगे वो क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। इस प्रकार से वहाँ पे प्रतिनिधि सभा भी क्या करती है कि राष्ट्रपति के चुनाव का कार्य संपन्न करवाती है। ऐसे 2 कैंडिडेट आज तक ऐसे हुए हैं, 2 प्रधानमंत्री 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो कि प्रतिनिधि सभा द्वारा चुने गए हैं। एक तो जेफरसन, एक तो कौन चुने गए थे? जेफरसन, और दूसरे एडम्स। ये 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जो कि प्रतिनिधि सभा द्वारा चुने गए हैं। किसके द्वारा चुने गए हैं? प्रतिनिधि सभा द्वारा चुने गए हैं। तो देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं 2-3। तो इस प्रकार अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एक निर्वाचक मंडल होता है। देखिए, इसकी ये 3-4 पॉइंट हैं। शक्तियों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमारे को इसके ऊपर एक बार फिर से प्रकाश डालना है। इसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अमेरिका के राष्ट्रपति का बहुत बार एग्जाम में पूछा था। अगर नेट JRF के एग्ज़ाम देंगे तो अमेरिका के संविधान से 2-4 क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम है, भले आप किसी भी स्टेट में दे हो, तो वहाँ पे भी अमेरिका का संविधान चलता है, तो उनमें भी ये आपको फ़ायदेमंद रहेगा। UG PG में तो रहेगा ही रहेगा। देखिए, अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष है। ठीक है। इसका साथ में क्या है? पद स्थायी है। स्थायी क्यों है? क्योंकि कार्यपालिका समस्त जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं अमेरिका में वो किसके पास में होती हैं? राष्ट्रपति के पास में होती हैं। ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 2 में है। स्थायी क्यों है? क्योंकि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है और निर्वाचक मंडल में व्यवस्थापिका का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए व्यवस्थापिका राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है, तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। इसलिए वहाँ पे ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक रूल होता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो देखिए, जब व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है कार्यपालिका, तो क्या होगा कि राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? स्थायी कहलाएगा। उसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। ठीक है।
हमारे भारत की बात करें, अगर प्रधानमंत्री है तो उसका कार्यकाल तो 5 वर्ष है, लेकिन उसको समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो, या फिर सदन में बहुमत कम हो जाता है, या फिर सरकार गिरने की संभावना हो जाती है, तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति उत्तरदायी है। क्यों उत्तरदायी है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्यपालिका का निर्माण किस में से होता है? व्यवस्थापिका में से होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री या उसका मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य अगर व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे अस्थायी है, वहाँ पे स्थायी है। उसको 3 कंडीशन में हटाया जा सकता है। वो या तो स्वयं त्याग पत्र दे दे, ठीक है, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर महाभियोग उसके ऊपर लगा दिया जाए, तो क्या हो सकता है? उसको पद से हटाया जा सकता है। जब पद से व्यक्ति हट जाता है, राष्ट्रपति हट जाता है, तो उसकी जगह कौन चुना जाता है? उपराष्ट्रपति यहाँ पे चुना जाएगा। अब जब उपराष्ट्रपति यहाँ पे चुना जाएगा, ठीक है, अगर शपथ की बात करें तो शपथ कब दिलाई जाती है? 20 जनवरी को। क्या किया जाता है? अमेरिका का राष्ट्रपति हमेशा 20 जनवरी को ही यहाँ पे शपथ लेता है। अमेरिका का राष्ट्रपति कब शपथ लेता है? 20 जनवरी को शपथ लेता है। अगर चुनावों की बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में उतने ही सदस्य होते हैं जितना कि व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, यानी कि एक राज्य में उतने ही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे जितना कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्य उस राज्य से चुने जाते हैं। तो सेम फॉर्मूला क्या हो गया? कितने सदस्य होंगे? 435, 100 और 3, ये 3 सदस्य डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के भी ही चुने जाते हैं। तो 538 सदस्य निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। ये निर्वाचक मंडल क्या करता है? ये निर्वाचक मंडल क्या करता है? किसको चुनता है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार को चुनता है, और चुनने के बाद भी इन 538 सदस्यों की स्थिति सामान्य हो जाती है। इसका और कोई रोल नहीं रहता है। ये निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं, इनका चुनाव केवल राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ही होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव की औपचारिक घोषणा कौन करेगा, या फिर जो विजयी कैंडिडेट हो जाएगा उसकी घोषणा कौन करेगा? सीनेट करेगा। कौन करेगा? सीनेट करेगा। लेकिन अगर किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तो सीनेट क्या करेगी? सीनेट क्या करेगी? 3 सदस्यों के नाम किसको भेजेगी? 3 सदस्यों के नाम किसको भेजेगी? प्रतिनिधि सभा को भेजेगी। प्रतिनिधि सभा में क्या होगा? राज्यवार उन तीनों के ऊपर मतदान होगा, और राज्यवार जब मतदान होगा तो एक राज्य का कितना मत माना जाएगा? एक राज्य एक मत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि राज्यवार मतदान हो रहा है। तो जिस कैंडिडेट को 26-50 राज्य हैं तो 26 वोट जिसको मिल जाएंगे वो क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा, घोषित हो जाएगा। तो ऐसे 2 कैंडिडेट हुए हैं, 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो कि प्रतिनिधि सभा द्वारा चुने गए हैं। कौन कौन चुने गए हैं? जेफरसन चुने गए हैं और एडम्स चुने गए हैं। ठीक है, कार्यकाल की मैं बात करा तो एक पॉइंट मैं भूल गया था, इसमें छोड़ दिया था कि अब वर्तमान में क्या सिस्टम है? एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत की बात करें तो कितनी बार भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऐसे वहाँ के राष्ट्रपति हुए हैं जो कि तीसरे सत्र में 1940 में चुनाव लड़े और जीत गए, और 1944 में चुनाव लड़े, चौथी बार भी वो जीत गए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है कि ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताओ जो कि चौथे सत्र के लिए भी राष्ट्रपति चुने गए हैं। लेकिन बाद में 22वां संविधान संशोधन पारित किया गया 1951 में, और क्या कर दिया गया? ये तय कर दिया गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक जानकारी थी। इसके जो महाभियोग की अगर बात करें तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से, और इसकी शक्तियों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। हम अभी भी बता सकते हैं इसको, लेकिन क्या होगा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा वीडियो क्या हो जाता है कि आज के समय में देखना एक बोरिंग हो जाता है। इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, इस लेसन को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।